रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और यह खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है। बड़ी खबर है, इंडिया में नाराजगी की खबर पर नीतीश का बयान आया है। मैंने किसी पद की इच्छा नहीं जताई, यह बयान है नीतीश कुमार का। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मीटिंग में कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, यह भी उनका बयान है। और उनका यह भी कहना है कि सही समय पर सीट बंटवारा होगा। तो नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उनकी नाराजगी की खबरों के बीच उन्होंने बयान दिया है, आपको दिखाते हैं। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपने हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बात गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं बात। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इससे पहले भी हमारी बात इस विषय पर हो चुकी है। अब आज नीतीश पुरजोर तरीके से खंडन कर रहे हैं नाराजगी की खबरों का और बार बार कह रहे हैं कि कभी उनकी किसी पद की इच्छा नहीं रही और सीट बंटवारा समय पर हो जाएगा। अब क्या समझा जाए प्रकाश? देखिए, ये बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई थी और अब सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नाराज होने की वजह से वो कुछ बात नहीं कर रहे। ये पहला मौका है जब एक कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अवसर पर वो गए थे और वहां पर जब पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कहा कि नहीं, ये गलत है, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं तो खुद उस मीटिंग में था और जो बातें हुई थी वो ठीक है। अगर कोई बनना चाहता है या बनाना चाहता है तो इसमें मेरी क्या नाराजगी हो सकती है। तो एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी फिलहाल उनकी तरफ से किसी तरह से इंडिया के की बातचीत में, उस गठबंधन की बातचीत में, उस बैठक में किसी तरह से वो खफा नहीं है और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उसमें वो सहयोग करेंगे। लेकिन एक और बात आज उन्होंने कही, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि मुख्यमंत्री बनने में उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा योगदान था। एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें जो सीएम बनाया गया, क्योंकि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में मंत्री बनाया, न सिर्फ मंत्री बनाया बल्कि 3-3 विभाग भी उनको दिए थे अटल जी ने, और बिहार में उन्हें सीएम भी बनाया। तो जाहिर है कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका उनके राजनीतिक करियर में उन्हें सीएम बनाने और केंद्र की राजनीति में लाने से लेकर के, और ये बातें तो उन्होंने पहली बार जरूर कहा, लेकिन ये भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन में उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी सहमति है। आगे सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के उन्होंने कहा कि जल्द हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक बात स्पष्ट है, जो उनके बारे में नाराजगी की बातें कही जा रही थी उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश। और अब बात शहीदों को सलामी की, वो सर्वोच्च बलिदान जिसे नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। पुंछ में आज भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में डेरा के गली इलाके में सेना का व्यापक अभियान चल रहा है। तो वहीं आज पुंछ के शहीद वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीदों के पैतृक गांव में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि पुंछ में आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत हुई है। इसके बाद से पुंछ में आतंक के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार के नवादा से शहीद चंदन कुमार के घर से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त कनेक्ट हैं और कानपुर से शहीद करण कुमार के घर से संजय त्रिपाठी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। पहले हम नवादा आपको लिए चलते हैं। बिहार के नवादा शहीद चंदन कुमार के घर से शशांक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। शशांक, वहाँ पर जाहिर सी बात है चारों तरफ मातम पसरा होगा, चारों तरफ उनकी शहादत को याद किया जा रहा होगा। जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। देखिए, उनका पार्थिव शरीर जो है सेना के विशेष विमान से यहाँ गया एयरपोर्ट लाया जा रहा है। वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर यहाँ गांव लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ये बेहद गरीब परिवार है। देखिए, कच्चा मकान है, वो भी आधा अधूरा। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, सभी की आंखें नम है। पूरा देश उनको याद कर रहा है। उनकी शहादत पे सभी को गर्व है। पिता हमारे साथ हैं मौलेश्वर सिंह। देखिए, यही वो जवान चंदन है जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उसमें शहीद हुए हैं। हम पिता से भी बातचीत करेंगे। आप लोग इंतजार कर रहे थे 3 दिन से, आज आपके बेटे का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ रहा है। आप लोग के लिए बहुत क्या क्षण है मैं जान रहा हूँ, सवाल पूछने में भी मुश्किल हो रही है, लेकिन आप लोग के लिए गर्व का भी क्षण है। आपके बेटे जो हैं देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। अब हम तो, अरे बेटा तो दिए थे वहाँ और शहीद हो ही गया। देश को सेवा में, मगर आजकल हमारे सेवा करने के लिए बिहार सरकार कोई मंजूर नहीं कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ पा नहीं रही हैं, कुछ खो नहीं, जैसे लगते हैं कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। सरकार के प्रति आपकी नाराजगी, कोई सूद लेने भी नहीं आया था बिहार सरकार के? भी नहीं, कोई भी नहीं आया है। हमारे प्रति कुछ किसी का है ये नहीं है। आपकी बात हम जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। ये बताइए, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी चंदन से और वो क्या कह रहे थे, वो हमें बताइए। वो हाँ बेटा, वो कह करके गया था कि पापा आएंगे तो घर बनाएंगे। अब वो चला गया, घर हमारा कैसे बन सकता है जब हमारा सरकार हमारा पाती नहीं? अब हमारा घर किसे बन सकता है? बिहार सरकार भी आपकी मदद करेगी। ये बताइए, आपके 2 लड़के हैं, उनको भी आप सेना में भेजना चाहते हैं? हैं? हाँ, हम उसको दोनों लड़कों को हम सेना में भेजना चाहते हैं। जैसे उसको हमारा चंदन को किया, उसी हमारे बेटा दोनों मुकाबला वहाँ जा करके फिर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जज्बे को सलाम है। देश भी यही चाहता है कि जिन लोगों ने इस घटना ठीक है शशांक का मुंह तोड़ जवाब ये बड़ा जज्बा है कि एक बेटे की शहादत हो चुकी है और उसके बाद भी पिता अपने दोनों जवान बेटों को भारतीय सेना में भेजना चाहते हैं और वहां पर मुकाबला करने के लिए भेजना चाहते हैं जहां पर मुकाबला करते हुए उनका बेटा शहीद हुआ। ये जज्बा महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और अपनी तकलीफ जाहिर की कि बिहार सरकार की तरफ से कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया और ये तकलीफ भी समझी जा सकती है। कानपुर लिए चलते हैं। शहीद करण कुमार के घर से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। और संजय, जो दृश्य हमने देखा, जो तकलीफ एक पिता के चेहरे पर हमने बिहार के नवादा में देखी, वैसा ही कुछ आप वहाँ पर शहीद करण कुमार के घर में भी देख पा रहे होंगे और वैसी ही पीड़ा आप अनुभव कर पा रहे होंगे वहाँ भी। बिल्कुल राजेंद्र, शहीद करण सिंह यादव का शव जो है वो अभी थोड़ी ही देर बाद सेना के विशेष विमान से लाया जाएगा। अहिरवा एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड होगा और उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद ये जहां गांव में खड़ा हूं भाऊपुर, यहां वो पार्थिव शरीर पहुंचेगा और अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आसपास के गाँव के लोग तक यहाँ आए हुए हैं और शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ जगह जगह पर चित्र रखा गया है। आप देख सकते हैं। यहाँ मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। शहीद करण सिंह यादव का चित्र यहाँ पर रखा गया है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये उनका जो घर है, चारों तरफ पुलिस का यहाँ पर पहरा बिठाया गया है। जब आएंगे शहीद के शव तो यहाँ पूरा बाकायदे उनको सम्मान के साथ में जो घर है वहाँ पर रखा जाएगा और पिता बालक ना बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ घर के बाहर ही। क्या बताया गया, जानकारी मिली कुछ, कब तक पार्थिव शरीर आएगा? कानपुर आ गया है। अच्छा, आ गया है और वहाँ से लगभग 1 घंटे यहाँ आने में? अब लगभग 1 घंटे लगेंगे यहाँ। कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी करण से? ये 20 तारीख को बात हुई थी। क्या बोले थे? ये कह रहे थे कि फरवरी में आएंगे और तुम लड़कों को देख लेना और हम बाद में उनको देख लेंगे।
और फरवरी मार्च अप्रैल तक उनके गेस्ट हाउस से शादी कर देंगे। अच्छा, 2 बहनों की शादी होना रह गई थी, एक बहन की शादी करण ने की थी, ऐसा मुझे बताया परिवार के लोगों ने। जी, एक की हो गई थी, दो दूसरा बेटा भी आपका आर्मी की तैयारी कर रहा है? आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब ओवर एज हो गया, कोई भर्ती मिली नहीं, अब वो बेसहारा हो गया है। करण सिंह की शहादत पर क्या कहेंगे? अब करण सिंह देश के लिए निछावर हो गया है, बड़े गौरव की बात है कि बेटा बलिदान हुआ, अपना नाम अमर कर गया। बस हमारी यही लालसा है कि मान लो जो है उसका नाम अमर बना रहे। शहादत का बदला कैसे होगा उसको? अब शहादत का बदला तो ये है, तकलीफ जो है बिल्कुल साफ जाहिर है, और क्यों ना हो। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त हमारे पास है, राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, और राज्यपाल को उन्होंने शपथ लेने वाले मंत्रियों की पूरी लिस्ट सौंपी है। आज दोपहर 3:30 बजे मंत्री शपथ लेंगे, और आज 28 मंत्री कुल मध्य प्रदेश में शपथ लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल शपथ लेंगे आज। इसके अलावा अर्चना चिटनिस मंत्री पद की शपथ लेंगी। गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कृष्णा गौर और विश्वास सारंग भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज कुल 28 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, और यह समारोह होगा दोपहर 3:30 बजे। हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनके पास चलते हैं। इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उनके पास और भी हैं। नितिन, कुछ नाम मैंने बताए हैं, कुछ बड़े चर्चित नाम हैं, बड़े सीनियर लीडर्स हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या जानकारियां आपके पास हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं राजभवन के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ, और आखिरकार सभी को इंतज़ार था कि जो डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, और 2 डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, इनके बाद जो मोहन सरकार की कैबिनेट है उसका विस्तार कब होगा, उसके जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी। आज 3:30 बजे मोहन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, और ये बताया जा रहा है कि 28 विधायक मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, जिनमें से जिस तरह से आपने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल हैं, अर्चना चिटनिस है, ये तो तमाम जो नाम है ये दिग्गज नाम है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा कि सीहोर जिला जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उनके ज़िले से एक इछावर विधानसभा आती है, जहां से कद्दावर नेता बताए जाते हैं करण सिंह वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार है, उनको भी मौका दिया गया। उनके बाद भी फ़ोन आया, वो भी यहाँ पर इछावर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी तरह जो विश्वास सारंग है और कृष्णा गौर है, इनके पास भी फ़ोन आ गए हैं। यानी कि जो तमाम छुपे हुए चेहरे थे उनके पास भी अब कहीं ना कहीं जो मोहन सरकार है, डॉक्टर मोहन जो मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट में नए चेहरों को भी इस बार मौका दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, और यूथ लीडरशिप को आगे करने का जो बीजेपी का बड़ा प्लान है, ये भी उसका हिस्सा ही दिखता है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे आर्मी चीफ, पुंछ और राजौरी सेक्टर का दौरा भी करेंगे। आतंकी हमले की समीक्षा करेंगे मनोज पांडे। आतंक के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन पर भी चर्चा करने का उनका कार्यक्रम है। तो आज जम्मू कश्मीर जाएंगे भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे। पुंछ और राजौरी में भी जाएंगे, आतंकी हमले की समीक्षा करेंगे, उसके बाद जो हालात हैं उसकी समीक्षा करेंगे, और काउंटर जो ऑपरेशन चल रहा है सेना का वहां पर, उसकी समीक्षा भी करेंगे जनरल मनोज पांडे। कश्मीर के अमन और तरक्की को देख पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, आतंकी बौखलाए हुए हैं, और यही कारण है कि एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक घुसपैठ की साजिश अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर के इस ओर से उस पार तक पाकिस्तान के आतंक वाले पाप का पर्दाफाश करती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाशरू जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, ये आप भी देखिए। वो जगह जहां से पाकिस्तान के पाले पोसे सपोले सरहद के इस तरफ दाखिल होने की हिमाकत करते हैं। इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूँ। वो झाड़ियां जिनमें चूहों की तरह रेंगकर हाफिज और मसूद के प्यादे घुसपैठ की कोशिश करते हैं। यहाँ ये जो जंगली घास जिसे यहाँ सरकंडा कहा जाता है, वो पहाड़ियां जहां हमारे जाबाजों की गोलियां जिन्ना के मुल्क के दहशतगर्दों को कब्रिस्तान भेजती हैं।
सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को, जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बाज से फुर्ती, चौकस निगाहें और ट्रिगर पर उंगलियां। एलओसी पर पाकिस्तान के पाप हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिन्ना के मुल्क की आतंकी नस्लों की करतूतें, सरहद पर तैनात हमारे जाबाज देश के हर दुश्मन को खाक में मिलाने का मादा रखते हैं। बावजूद इसके आतंकी मुल्क की साजिशों का सिरा खत्म ही नहीं हो रहा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन इनमें पाकिस्तान के आतंक का पाप साफ देखा जा सकता है। अखनूर सेक्टर में हुई घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 आतंकवादियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया, एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि बाकी के 3 आतंकी मारे गए आतंकी के शव को घसीटते हुए पाकिस्तान की सरहद में ले गए। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने ट्वीट किया है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश और आतंकियों के मारे जाने के बारे में बताया गया है। ये पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस साल ऐसी कई कोशिशों को हमारे जवान नाकाम कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के आईबी वाले आतंक के पाप से पर्दा हटाना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशों की वजह क्या है। एलओसी के बजाय आईबी सेक्टर में आतंकी साजिशों का मकसद क्या है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना कहां है। इन सवालों का जवाब जानने एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाजली इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे तो अखनूर में क्या देखा, आप भी देखिए। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूं और यहाँ ये जो जंगली घास, जिसे यहाँ सरकंडा कहा जाता है, कि किस तरह से यहाँ सीमा पर सरकंडे उगे हुए हैं और इन्हीं सरकंडों की आड़ लेकर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। किस तरह इसी सरकंडे में इन सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया और यहाँ पर किस तरह से उन आतंकियों को निशाना बनाया गया, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि आतंकियों की संख्या 4 से ज्यादा थी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे। घुसपैठ कर वो जम्मू पहुंचते और जम्मू की शांति को भंग करने का जो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, उसको एक झटका दिया है। पाकिस्तान से लगते अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का ये वही इलाका है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें पाकिस्तान की फौज भी बराबर शामिल थी। हाफिज मसूद के पिट्ठुओं को सरहद के इस ओर दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने इलाके में आग भी लगाई। बावजूद इसके हमारे जांबाजों ने आतंकियों को ढेर करने में देर नहीं की। और ये भी बता दूं कि भारतीय सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यही इसी जगह से थोड़ी दूर नडाला पोस्ट पर इन पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी, ताकि आग देखकर भारतीय सेना सैनिक जो यहाँ पर तैनात हैं उनका ध्यान भटक जाए और वो इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे सके। लेकिन सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को, जिन्होंने इन सब कठिनाइयों के बावजूद, चाहे वो पाकिस्तान की पोस्ट जलाने वाली चाल हो या इस तरह का सरकंडा हो या विपरीत मौसम की परिस्थितियां हो, इन सब को देखते हुए यहाँ पर सेना ने न केवल ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। साफ है कि भूखों मरने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अमूमन एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचना कैसे बड़ी साजिश का हिस्सा है, ऐसे समझिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ करीब 1222 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें 740 किलोमीटर एलओसी और 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अखनूर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ता है। अखनूर से जम्मू करीब 28 किलोमीटर के फासले पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे भी गुजरता है। आतंकी इन्हीं रूट से होकर 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर आसानी से हाईवे तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा इलाका
पठारी है, बड़ा हिस्सा करीब करीब मैदानी भी है। सर्दियों के दौरान यहाँ लंबी लंबी घास उगाती है जिसे सरकंडा कहते हैं। आतंकी इसी घास की आड़ में रेंगते हुए घुसपैठ की कोशिश करते रहे, लेकिन सर्दियों में एलओसी की बजाय इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी साजिश की वजह और भी है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों के दस्तक देते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी के चलते जो दर्रे हैं, जो पहाड़ों पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और उन पर बर्फ गिरने के बाद वहां से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपना प्लान बदलकर आतंकियों को जो निचले इलाके हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या जो निचले इलाके हैं जहां बर्फबारी नहीं होती है, वहां से घुसपैठ करने के निर्देश दे दिए हैं। इन इलाकों में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो भी सक्रिय किए गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 आतंकी इन लॉन्चिंग पैड्स में तैयार बैठे हैं ताकि वो घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सके। ये पहली बार नहीं है जब सर्दियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश सामने आई है। पिछले 3 सालों में दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं। सवाल ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकियों को कौन भेजता है? बॉर्डर के पार आतंकियों का सबसे नया ठिकाना कहां है? जवाब जानना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार उस जगह चलिए जहां जिन्ना के मुल्क के आतंक वाले जहर की नई नस्लें तैयार की जाती हैं। शक्करगढ़ नाम में मिठास लिए बॉर्डर पार का ये वो शहर है जिसके जर्रे जर्रे में जिन्ना के वारिसों ने आतंक का जहर घोल दिया है। मौजूदा वक्त में ये शहर आतंकियों की घुसपैठ का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड बन चुका है। शक्करगढ़ पाकिस्तान के पंजाब में नारोवाल जिले में है। नारोवाल की 3 तहसीलों में एक शक्करगढ़ है जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा सेक्टर के दूसरी तरफ है। ये सामने आप पॉइंट सा देख रहे हैं, ये खंबा सा टावर सा लगा हुआ है, ये इंडिया का टावर है जो इंडिया की तरफ लगा हुआ है। सामने आप किसान देख रहे हैं, ये इंडियन किसान है जो पाकिस्तान की सरहद में आके खेती बाड़ी कर रहे हैं। और वो सामने आप देखिए, आपको बाढ़ दिखाई दे रही है, ये तारे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस इलाके में दोनों देशों के बॉर्डर कितने करीब हैं उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। शक्करगढ़ का ये सरहदी गांव है जहां से भारत और पाकिस्तान का इलाका साफ देखा जा सकता है। एक तरफ BSF की चेक पोस्ट है तो दूसरी ओर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक्करगढ़ पाकिस्तान में आतंकियों का नया ठिकाना बन चुका है। सीमा के करीब पाकिस्तान ने कैसे आतंक की बस्ती तैयार की है ऐसे समझा जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शक्करगढ़ में आतंकियों के आधुनिक लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शक्करगढ़ में नए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जाते हैं। तालिबान और अफगानिस्तान जैसे देशों से ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले आतंकियों की बाकी की ट्रेनिंग शक्करगढ़ लॉन्चिंग पैड पर होती है। आतंकियों को तैयार करने के बाद घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर भेजा जाता है। आतंकियों के घुसपैठ के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जमीन के नीचे सुरंग भी शामिल है। 2 साल पहले इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया था। लेकिन सवाल ये है कि बॉर्डर तक ये पहुंचते कैसे हैं। बॉर्डर के पार ये पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है। बताया जाता है कि इस पोस्ट में आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर रहने खाने तक का पूरा इंतजाम पाकिस्तानी फौज करती है। बॉर्डर के करीब आतंकियों की लॉन्चिंग पैड भी पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द ही तैयार करते हैं। कई दिनों तक बिलों में छिपाने के बाद पाकिस्तानी फौज फायरिंग की आड़ में अपने पाले पोसे सपोलों को मरने के लिए सरहद के इस ओर ढकेल देती है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। IS टेरर मॉड्यूल पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमारे पास है। NIA के रडार पर एक रेलवे कर्मचारी है। नॉर्दर्न रेलवे का एक क्लर्क IS के रडार पर है। फर्जी मेडिकल के जरिए टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आ रहा है।
हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे हमें और विस्तार से बताएंगे इस सारी खबर पर। बताइए वरुण, आपके पास और क्या सूचना है? देखिए, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ISIS देश के बड़े शहरों में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। लगातार उसकी साजिशों का खुलासा भी हो रहा है। अभी हाल ही में स्पेशल सेल ने 3 ISIS के मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुणे और दिल्ली मॉड्यूल के आतंकवादी थे, जिनमें एक मोहम्मद शहनवाज आलम, मोहम्मद अशरफ वासी और मोहम्मद रिजवान थे। इनकी गिरफ्तारी से इस बात का पता चला था कि देश में कई बड़े हिंदू नेता, मंदिर और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वो इनके निशाने पर थे। जब इस मामले को अभी NIA ने टेक ओवर किया और अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाकर देश भर में छापेमारी करी, तब महाराष्ट्र से भी 15 संदिग्ध ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला इनके अकाउंट में एक नॉर्दर्न रेलवे का कर्मचारी है, उसके अकाउंट से लगातार पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। और जब उस नॉर्दर्न रेलवे की पड़ताल करते हुए एजेंसी ने छापेमारी करी तो नोएडा के अपने घर से फरार था। जांच में यह भी पता चला है कि नॉर्दर्न रेलवे ने खुद अपने उस कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो फर्जी बिल के जरिए बड़ी रकम हासिल कर चुका था और वही रकम जो थी आतंकियों तक ट्रांसफर हो रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में किस तरीके की बड़ी साजिश चल रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका वरुण इस बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।